वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ MGT 201 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 201 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मॉड्यूल नंबर 6 करवाया जा रहा है जो कि है कैश फ्लो एनालिसिस के बारे में। और इसके अंदर टॉपिक नंबर 113 से लेकर 126 तक शामिल हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो कैश फ्लोज का ओवरव्यू हम देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लोज एंड इनफ्लोज एंड आउटफ्लो। कैश अंदर आता है और कैश जो वो बाहर जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो डेफिनेशन अगर हम देखें कैश फ्लो की, सो कैश फ्लो रिप्रेजेंट करता है जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ मनी, यानी कि जो पैसा आ रहा है वो भी कैश की फॉर्म के अंदर अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है। उस पैसे को जो कैश की फॉर्म में अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है उसको हम जो है वो कैश फ्लो कहते हैं। और ये एसेंशियल होता है ऑपरेशंस के लिए भी और इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी। सो तमाम पैसा बिजनेस का कैश फ्लो नहीं है, लेकिन वही पैसा कैश फ्लो है जो कैश की फॉर्म के अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है बिजनेस से। सोर्सेस ऑफ कैश फ्लो, अब कैश फ्लो कहाँ से आता है अगर हम इसकी सोर्सेस देखें तो इसमें रेवेन्यूज फ्रॉम सेल्स, जब कोई सेल होती है, कोई चीज़ बिकती है वहाँ से आता है, लोन से आता है, शेयर होल्डर की जो इक्विटी होती है यानी कि जो शेयर्स वगैरह होते हैं वहाँ से आता है, इन तमाम चीज़ों से आता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें कैश आउटफ्लो की, अब कैश बाहर जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसमें जो है वो पेमेंट आ जाती है। जब कोई किसी भी चीज़ के लिए हम पे कर रहे हैं हमारे हाथ से कैश जाएगा, जैसे कि सैलरीज, रेंट, लोन, रीपेमेंट और डिविडेंड वगैरह जो होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो। इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो एनालिसिस की अगर हम बात करें तो एनालाइज करना कैश फ्लो हेल्प करता है मेंटेन करने में लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी भी सपोर्ट करता है, इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको भी। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एक होता है, इसको बनाया जाता है। और इसका जो अगर हम पर्पस देखें सो जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होता है एक फाइनेंशियल रिपोर्ट, अब ये प्रोवाइड करते हैं डिटेल ओवरव्यू कंपनी की कैश इनफ्लो और आउटफ्लो एक स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर, एक खास पीरियड के ऊपर, जैसे कि एक साल के ऊपर। इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड होते हैं, दो प्राइमरी मेथड होते हैं प्रिपेयर करने के लिए। इनडायरेक्ट मेथड होता है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं नेट इनकम के साथ और एडजस्ट किया जाता है जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन और वर्किंग कैपिटल चेंजेस होती हैं उनको। जबकि डायरेक्ट के अंदर हम लिस्ट दे देते हैं, डायरेक्ट होता है इसलिए हम उसमें लिस्ट दे रहे हैं एक्चुअल कैश रिसीट्स और पेमेंट्स की, जैसे कि कैश आया कस्टमर से और गया सप्लायर को। अब इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों ही से नेट कैश फ्लो तो सेम ही मिलता है, लेकिन प्रेजेंटेशन और डिटेल में फ़र्क है। इनको प्रेजेंट करने इनकी डिटेल के स्टाइल में फ़र्क है, लेकिन जो नेट कैश का अमाउंट है वो एग्जैक्टली सेम आएगा, नतीजा दोनों का सेम ही निकलना है। लेकिन ये मेथड मुख्तलिफ क्यों है कि तो क्या कि मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है फिगर्स को और डिटेल्स को। सो कैश फ्लो एंड प्रॉफिट्स को अगर हम देखें तो कैश फ्लो और प्रॉफिट जो है वो दोनों सेम नहीं है। कंपनी के पास कैश फ्लो कम है तो इसका मतलब नहीं कि कंपनी लॉस में है, और इसी तरह से अगर एक कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश आ रहा है तो इसका ये भी मतलब नहीं कि वो प्रॉफिट में है। सो प्रॉफिट की डेफिनेशन को हम समझेंगे तो और ज़्यादा समझ पाएंगे। प्रॉफिट रिप्रेजेंट नेट इनकम फ्रॉम रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कैश एंड नॉन कैश आइटम। प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, इसको निकाला जाता है जब भी रेवेन्यूज़ में से जितनी भी इनकम होती है उनमें से तमाम अखराजात को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। सिंपल सी बात यही है। और इसी वजह से जो इनकम स्टेटमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसमें भी हम कहते हैं क्या है कि तमाम जितने भी रेवेन्यूज़ होते हैं उनमें से हम एक्सपेंसेस को निकाल देते हैं तो हमारे पास आखिर में नेट प्रॉफिट आ रहा होता है। तमाम अखराजात वगैरह और जो भी कुछ हमने देना होता है वो सब निकाल के तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आखिर में आ रहा होता है। लेकिन जब कैश फ्लो की हम बात करते हैं तो जो कैश फ्लो होता है ये एक्चुअल कैश, कैश के अंदर पैसा जो है वो मूवमेंट और आउटफ्लो जो होता है इसका उसको शो करता है कि कितना अंदर आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है। कैश की फॉर्म के अंदर पैसा कितना अंदर और बाहर जा रहा है, ये इस चीज़ को करता है। जबकि प्रॉफिट जो है वो कैश मूवमेंट को नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि एक्सपेंसेस कितने हुए रेवेन्यूज़ के मुकाबले में, ये पता चलता है प्रॉफिट से हमें। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस भी होते हैं हमारे पास जिनमें कैश तो नहीं जा रहा है हमारे पास से, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया। हमारे को जो भी फिक्स एसेट्स हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, व्हीकल है, इन तमाम पे डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। इनके इनसे हमारे प्रॉफिट तो कम हो रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, ये भी एक खर्चा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन इससे कैश फ्लो असर नहीं होता। टाइम डिफरेंसेस इन रिकग्निशन भी होता है, रेवेन्यू और जो एक्सपेंसेस की रिकग्निशन होती है, टाइमिंग होती है, ये भी सबब बनती है प्रॉफिट और कैश फ्लो के अंदर डिफरेंसेस आने का, फ़र्क आने का। नाउ द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश, अब इसकी सोर्सेज देखें हम कहाँ से आता है और जो इसकी एप्लीकेशंस हैं।
कॉमन जो सोर्सेस होती हैं, कैश इनफ्लो आता है, कहाँ से आता है, अंदर कहाँ से आ रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन सेल्स रेवेन्यू, सेल हो रही है, उससे मिल रहा है हमें कैश। रिसीवेबल कलेक्शन यानी कि किसी को डेट पे बेचा था, उधार पे बेचा था, वहाँ से हमें पैसा मिल गया। इस तरह से एसेट बेच दिया हमने, बोरो कर लिया, उधार पे ले लिया, इक्विटी इशू कर दी हमने, स्टॉक वगैरह हमने इशू कर दिए। सो ये जो है, इससे हमें जो है वो यहाँ से हमें कैश फ्लो जो है वो मिल रहा होता है। एप्लीकेशन ऑफ कैश देखें, आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो में शामिल है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कोई भी तरह का एक्सपेंस होगा, कैश जो है जाएगा, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के जरिए कैश जा रहा होता है हमारे हाथ से। फिक्स एसेट्स हमने खरीद लिए, वहाँ से कैश जाएगा। लाइबिलिटी हमने पे कर दी, डिविडेंड जो कि प्रॉफिट होता है उसका, स्टॉक्स का। इसके अलावा ट्रेजरी स्टॉक को खरीदा गया है तो वहाँ पर भी उसको हासिल किया गया, वहाँ पर भी कैश हमारे हाथों से जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कैश एनालिसिस, अभी ये सब करने का कि क्या इंपॉर्टेंस है। एनालाइज कैश सोर्सेज एंड यूजेस हेल्प्स इंप्रूविंग फाइनेंशियल प्लानिंग। अब एनालाइज जब किया जाता है कैश सोर्सेज को, कि कहाँ से कैश आ रहा है और यूज़ किया जाता है, इंप्रूव का हेल्प करता है ये इंप्रूव करने में, फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करने में, बिजनेस की जो सस्टेनेबिलिटी होती है एक सस्टेन रहे। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं और इसका इस्तेमाल भी किया जाता है स्टेटमेंट के अंदर भी। अब कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस फंक्शन जो कि जनरेट करती है रेवेन्यूज़ और जो है वो एक्सपेंस आते हैं। कैश फ्लो जो होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्टिविटीज सेक्शन का, कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट करता है जो कि कैश जनरेट हुआ या यूज़ किया गया ऑपरेशन के ज़रिए। और जो इसके कंपोनेंट होते हैं उसमें शामिल होता है नेट इनकम शामिल होती है, और यानी कि सब कुछ निकालने के बाद एक्सपेंस वगैरह। नन कैश एडजस्टमेंट शामिल होती है, कैश जिसमें शामिल नहीं होता। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट, जो वर्किंग कैपिटल होता है उसके अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं उसके अंदर वो भी आती है। अब इनडायरेक्ट मेथड अगर हम देखें, ये स्टार्ट होता है नेट इनकम के साथ। एडजस्ट किए जाते हैं जो नन कैश एक्सपेंसेस हैं जो कि कैश वाले नहीं है। और अकाउंट फॉर है ये किसके लिए, एसेट के लिए भी। और जो लाइबिलिटी चेंज, जो एसेट्स में चेंज आ रहा है, जो असासे हैं उनमें चेंज आ रहा है, उनमें तब्दीली आ रही है, और जो लाइबिलिटीज़ हैं उसमें चेंज आ रहा है, कम ज़्यादा हो रही हैं, इस तरह से। अब इंपॉर्टेंस अगर हम देखें, हेल्प्स इवेल्यूएट करने में हेल्प करता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी, और जो एबिलिटी होती है कि जनरेट किया जाए कैश, जो ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ है, ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जो चलती हुई एक्टिविटीज़ है। नाउ दी नन कैश एक्सपेंसेस एंड वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नन कैश एक्सपेंसेस और वर्किंग कैपिटल चेंजेस अगर हम देखें, सो इम्पैक्ट ऑफ नन कैश एक्सपेंसेस एंड करंट एसेट और लाइबिलिटी चेंजेस। सो नन कैश एक्सपेंसेस जो है ऐसी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं जो कि रिड्यूस करती हैं नेट इनकम, लेकिन कैश के ऊपर भी असर नहीं होता है। ऐसा एक्सपेंस है कि एक तरफ तो नेट इनकम में तो कमी आ रही है लेकिन कैश पे असर नहीं पड़ रहा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इम्पैक्ट ऑफ करंट एसेट अगर हम देखें, इंक्रीज होना करंट एसेट जो कि टाई अप है कैश से, ये रिड्यूस कर रहा होता है कैश फ्लो अवेलेबल। करंट लाइबिलिटीज़ का इफेक्ट अगर हम देखें, इंक्रीज होना करंट लाइबिलिटी में, ये डेफर करता है पेमेंट को डेफर करता है कुछ वक्त के लिए, और इंक्रीज करता है ये कैश फ्लो को टेम्परेरीली तौर पर। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट एडजस्टमेंट देखें तो एडजस्टिंग जो होती है नन कैश आइटम्स की और एसेट या लाइबिलिटी की चेंज करता है ये रिवील जो चेंजेस होती है एक्चुअली एसेट या लाइबिलिटी की, वो रिवील करती है, जाहिर करती है जो ट्रू कैश पोजीशन होती है। सो एक इंक्रीज करंट लाइबिलिटीज़ के लिए क्या होता है कि एक इंक्रीज जो इम्प्लाई करता है कि कंपनी जो है वो डेफर कर रही है पेमेंट, जो कि इंक्रीज करता है कैश फ्लो, जबकि डिक्रीज बताता है कैश आउटफ्लो। और ये एडजस्टमेंट क्रूशियल होती है एक्यूरेटली डिटरमाइन करने के लिए नेट कैश जो आ रहा होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, और अंडरस्टैंडिंग के लिए लिक्विडिटी पोजीशन जो है बिजनेस की। नाउ द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को अगर हम और देखें अच्छी तरीके से, आगे आपको कैलकुलेशन भी बताई जाएगी, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आपको बताई जाएंगी। तो इनडायरेक्ट मेथड कैलकुलेशन होती है जो कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैलकुलेट किया जाता है एडजस्ट करते हुए नेट इनकम, साथ में जो नन कैश आइटम होते हैं, जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस होती है। नन कैश एडजस्टमेंट अगर हम देखें, डेप्रिसिएशन जो है ऐड किया जाता है, इसको एडेड बैक किया जाता है एज अ नन कैश एक्सपेंस के तौर पर, क्योंकि नन कैश होता है, इसमें कोई कैश नहीं जा रहा होता हाथों से हमारे, लेकिन फिर भी ये जो है एक्सपेंस बढ़ रहा होता है, और हमारी जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो इनकम में कमी होती जाएगी। और ये रिफ्लेक्ट करता है ट्रू कैश जनरेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक्चुअली नन कैश के तौर पर अगर हम इसको करेंगे। वर्किंग कैपिटल चेंजेस अगर हम देखें, चेंज होना रिसीवेबल में, इन्वेंट्री के अंदर, पेबल के अंदर, और जो एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं ये इंपैक्ट करता है हमारा कैश फ्लो। और ट्रू कैश पोजीशन की हम बात करें तो एडजस्टिंग नेट इनकम जो है वो रिवील करता है, जाहिर करता है जो एक्चुअल कैश जनरेट हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो है वो है कि इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ अगर हम देखें, कैश फ्लो जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हुए, सो नेट इनकम जो है वो है 1 लाख रुपीज़ की, और उसमें हम ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन जो है वो 20,000 का, और सब्ट्रैक्ट करते हैं एक इंक्रीज़ को।
नेट इनकम है, साथ में हम जो डेप्रिसिएशन है उसको हम ऐड कर रहे हैं। अब हम माइनस क्या करेंगे, इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल ऑफ 18,000, जो इंक्रीज हो रहा है अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर उसको, और ऐड करेंगे डिक्रीज इन द इन्वेंट्री, जो डिक्रीज हो रहा है इन्वेंट्री के अंदर 6,000 का उसको, फिर उसके बाद ऐड करेंगे हम इंक्रीज जो हो रहा है अकाउंट्स पेबल, पेबल जो हमने पे करेंगे हम, यानी कि हमने कोई डेट पे उधार पे चीज़ ली और फिर हम पे करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्रूड डिक्रीज जो हो रहा है, कमी जो आ रही है एक्रूड एक्सपेंसेस के अंदर 5,000 की। सो जब हम इन तमाम चीज़ों को फार्मूले के हिसाब से रखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा कि 1 लाख प्लस 20,000 माइनस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 7,000 माइनस 5,000, सो 1,10,000 जो है वो हमारा आंसर आएगा इस तरह से करने पे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को अगर हम देखें, सो इन डेफिनेशन अगर हम देखें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, क्या है एक्वायर किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है लॉन्ग टर्म एसेट्स और इन्वेस्टमेंट वगैरह को, और ये जो इसमें शामिल होता है परचेजिंग या सेलिंग करना फिक्स एसेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, और इसी के अलावा बाई या सेल करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह होती हैं। और एग्जाम्पल अगर हम देखें, सो इसमें ये जैसे कि सेल किया जा रहा है, इक्विपमेंट को बेचा जा रहा है, व्हीकल्स को, गाड़ियों को, इसके अलावा बॉन्ड्स जो कि जनरेट करते हैं कैश इनफ्लो जो है कंपनी के लिए। सो नेट कैश फ्लो जो है वो आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से ही समराइज़ करता है तमाम इनफ्लो या आउटफ्लो शो करने के लिए ओवरऑल जो इम्पैक्ट होता है उसको। अब आपके सामने जो है वो यहाँ पर न्यूमेरिकल एग्जांपल मौजूद है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से। हमारे पास जो है वो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो क्या है कि 5,000 की हमारी लैंड है जिसको हमने परचेज़ किया है। तो अब इसको हमने माइनस में लिखा हुआ है, इसके आसपास आप देख सकते हैं इसके अराउंड जो ब्रैकेट्स हैं ये माइनस के शो कर रहे हैं, माइनस में है ये क्योंकि परचेज़ किए तो हमारे पास से कैश जा रहा है। और इसी तरह से एक बिल्डिंग भी हमने ली है 4,000 की, सो ये भी हमारे पास से जा रहा है, इसलिए भी माइनस में हमने लिखा हुआ है। सो ये आउटफ्लो है। और इसके अलावा हमने इक्विपमेंट बेचा 3,000 का, तो हमारे पास कैश आ रहा है, इसको हम ऐड करेंगे। और व्हीकल्स हमने बेची तो वहाँ पर भी हमारे पास कैश आ रहा है 4,500 का, तो उसको हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा दो चीज़ें हमने और ख़रीदी, हमने एक व्हीकल ख़रीदी और हमने एक इक्विपमेंट ख़रीदा। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर एक 4,000 का इक्विपमेंट और 6,000 की व्हीकल हमने ख़रीदी, तो ये दो कैश हमारे पास से जा रहे हैं। और इसके अलावा सेल की हमने बॉन्ड्स, तो हमारे पास इनफ्लो आया है 3,500 का। तो इन तमाम को जब हम ऐड करेंगे तो 8,000 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, नोट करने वाली बात ये कि जो 8,000 है ये माइनस के अंदर है। सो नाउ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ रिलेट करती हैं ट्रांजैक्शन जिसके अंदर एक कंपनी का डेट और इक्विटी होता है। और ये जो है इसके अंदर शामिल होता है इशू करना शेयर्स, बोरो करना फंड्स, रीपे करना लोन्स, पे करना डिविडेंड, और बाय बैक कर लेना शेयर्स को। सोर्सेज अगर हम देखें तो कैश इनफ्लो आता है कहाँ से, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग से, साथ में जो बॉन्ड्स इशू करते हैं और जो कॉमन शेयर इशू किया जाता है वहाँ से कैश इनफ्लो होता है। यूजेस अगर हम देखें कहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है कैश फ्लो का, सो आउटफ्लो जो होगा फिर इसका इसमें ये कि रीपे किया जाएगा डेट को, रिटायर किया जाएगा बॉन्ड्स को, पे किया जाएगा इंटरेस्ट, बाई किया जाएगा ट्रेजरी स्टॉक, और पे किया जाएगा डिविडेंड को। नेट कैश फ्लो कैलकुलेशन अगर हम देखें, सो नेट कैश फ्लो जो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में उसमें कंबाइन किया जाता है तमाम इनफ्लो और आउटफ्लो जो कि शो कर रहा होता है। अब ये कैसे है, ये जो फिगर आ रही है ये आपको आगे बताई जा रही है कि किस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पर जो है वो नेट कैश फ्लो जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि कंपनी जो है वो रिसीव करती है 40,000 रुपीज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग से और 15,000 जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग से, और ये जो है वो इनफ्लो होते हैं। और इशू करती है बॉन्ड्स 35,000 के, और इसके अलावा कॉमन शेयर्स 20,000 के। सो बॉन्ड्स और शेयर्स को इशू करने से कैश इनफ्लो आता है, कैश मिलता है। और आउटफ्लो साइड पे क्या होता है कि पे किया जाता है लॉन्ग टर्म डेट जो कि 30,000 का होता है, उसकी कॉस्ट रिटायर किया जाता है बॉन्ड्स 4,500 में, पे किया जाता है इंटरेस्ट 3,000 का, इसी ऐसे माइनस किया जा रहा है।
इसके अलावा 5000 के बाई किया जाता है ट्रेजरी स्टॉक, और इसके अलावा पे किया जाता है डिविडेंड 10,000 का। सो 57,500 ये इस तरीके से फिगर जो है वो आई है। नाउ दी डायरेक्ट मेथड कैलकुलेशन। अब जो डायरेक्ट मेथड है, सो डायरेक्ट मेथड जो होता है प्रिपेयर करने का कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें होता है कि लिस्ट किया जाता है जो एक्चुअल कैश ट्रांजेक्शन होती है। सो कैश रिसीट होती है, कैश रिसीट जो होती है वो बराबर होती है जब हम नेट सेल्स में ऐड करते हैं ओपनिंग रिसीवेबल माइनस कर देते हैं क्लोजिंग रिसीवेबल को। हम कैश पेमेंट फॉर सप्लायर अगर हम देखें, सो कैश पेमेंट जो होती हैं परचेजेस में जो है वो हम प्लस करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर प्लस करते हैं ओपनिंग पेबल माइनस कर देते हैं क्लोजिंग पेबल। ये बताता है हमें जो कैश आउटफ्लो होता है सप्लायर्स के लिए। अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं इसको, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। सो जैसे कि आपको पीछे बताया गया है कि नेट जो कैश रिसीट है नेट सेल्स में हम ऐड करेंगे ओपनिंग रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग रिसीवेबल को। सो अगर नेट सेल्स है 5 लाख और ओपनिंग रिसीवेबल 60,000, क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल है 70,000, तो नेट सेल्स में हम ऐड करेंगे ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल जो कि 60,000 है और माइनस कर देंगे क्लोजिंग। सो ये बन जाएगा 4,90,000। उसके बाद ये कि फॉर कैश पेड टू सप्लाई, जो सप्लायर को किया गया, उसमें जो फार्मूला होता है कैश पेमेंट बराबर होती है परचेजेस में हम ऐड करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर हम ऐड करते हैं ओपनिंग अकाउंट पेबल माइनस कर देते हैं हम क्लोजिंग अकाउंट पेबल को। सो अगर परचेजेस 3 लाख है, एंडिंग इन्वेंट्री 80,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख है, ओपनिंग अकाउंट पेबल 50,000, क्लोजिंग अकाउंट पेबल 60,000 है। सो कैश पेमेंट हमारी इस तरीके से हो जाएगी कि 3 लाख प्लस 80,000 माइनस 1 लाख प्लस 50,000 माइनस 60,000। सो ये बन जाएगा हमारे पास 2,70,000। सो अदर डायरेक्ट मेथड अगर हम देखें, एडिशनल डायरेक्ट मेथड कैलकुलेशन में जो है वो क्या होता है कि कैश जो कि पेड किया गया एम्प्लॉयज़ को प्री पेमेंट के लिए और इंटरेस्ट और टैक्सेस के लिए। सो एम्प्लॉयज़ के लिए अब अच्छा है, इसको थोड़ा समझने के बाद आपको इसका भी फार्मूला और कैलकुलेशन बताई जाएगी। सो प्रीपेमेंट जो कैश आउटफ्लो होता है ये डिटरमाइन करता है जो कैश पेमेंट होती है प्रीपेड पेमेंट के लिए यूज़ करते हुए, इसमें बिगिनिंग एंडिंग और जो एक्सपायर्ड प्रीपेड अमाउंट होते हैं, ताकि जो कैश यूजेज है उसको ट्रैक किया जाए। इसके अलावा इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव जो होती है कंप्यूट किया जाता है, कैश रिसीव जो हुआ इंटरेस्ट से और डिविडेंड से एडजस्ट किया जाता है इनकम साथ में जो चेंजेस आती हैं रिसीवेबल के अंदर एक्यूरेसी के लिए। इसके अलावा इंटरेस्ट और टैक्स कैश पेमेंट अगर हम देखें कैलकुलेट किया जाता है कैश पेड जो कि है इंटरेस्ट के लिए और इनकम टैक्सेस यूज़ करते हुए एक्सपेंसेस और जो चेंजेस आती है पेबल में रिफ्लेक्ट करने के लिए ट्रू कैश आउटफ्लो। सो एम्प्लॉयज़ के लिए कैश पेमेंट बराबर होती हैं सैलरी एक्सपेंसेस में हम ऐड करते हैं बिगिनिंग सैलरी पेबल माइनस करते हैं एंडिंग पेबल, और प्री पेमेंट के लिए कैश पेमेंट बराबर होती है एंडिंग पीरियड प्लस एक्सपायर्ड प्रीपेड माइनस बिगिनिंग पीरियड, और डिविडेंड या इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव के लिए कैश रिसीव बराबर होता है इनकम प्लस ओपनिंग रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग रिसीवेबल, और इंटरेस्ट पेड के लिए कैश पेड बराबर होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस बिगिनिंग पेबल माइनस एंडिंग पेबल के लिए। और इनकम टैक्स के लिए टैक्स पेड बराबर होता है जब हम टैक्स एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं बिगिनिंग टैक्स पेबल माइनस एंडिंग टैक्स पेबल को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।